आज हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क पावर एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं वर्क पावर एनर्जी होता क्या है ना। तो हम लिखेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी। वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है ना। हम सबसे पहले बात करेंगे वर्क के बारे में। वर्क क्या होता है भाई? जिसका माइक है ना, आप उसको बंद कर लो ताकि आवाज डिस्टरबेंस ना हो, है ना। सबसे पहले बात करेंगे वर्क के बारे में। वर्क वर्क को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। किस डिनोट करेंगे? डब्ल्यू से, है ना। तो हम लिख सकते हैं वर्क इज डन बाय ए फोर्स। वर्क इज डन by a force. Work is done by a force only when point of application point of application point of application of force displaces है ना। अब यहाँ देखो, बहुत सिंपल है। हम लोग क्या करते हैं कि कोई बॉडी है, इसको समझते हैं, इस डिफिनीशन को पहले समझते हैं, इसके बाद हम लोग बात करेंगे। जैसे कोई एक बॉडी है ना, इसका मास है m। मास क्या है? इस पर आपने एक फोर्स लगा दिया F। फोर्स लगाया F। ये बॉडी क्या है? डिस्प्लेस होके कहीं यहाँ आ गया, ठीक है ना। डिस्प्लेस होके कहीं यहाँ आ गया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका? मान लेते हैं S। तब कहेंगे कि इस फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ। क्या कहेंगे? फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ। ऐसा तब जब बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, इस पोजीशन से कहीं इस पोजीशन में आ गया, मतलब इस पोजीशन से इस पोजीशन पर आ गया तो बॉडी डिस्प्लेस हो गया। तब कहेंगे कि इस फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ, ठीक है। अब ऐसा भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? दूसरे केस में, ठीक है ना, दूसरे केस में क्या है कि यहाँ एक बॉडी हम ले ली, यहाँ लिखते हैं, यहाँ एक बॉडी है और इस बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये बॉडी डिस्प्लेस नहीं होता है, मतलब कहीं इधर मूव नहीं करता है, ये अपने पोजीशन पर ही रहता है, ये रेस्ट में ही रहता है, ये डिस्प्लेस होता ही नहीं। तो कहेंगे कि क्या इस फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ? तो कहेंगे नहीं, वर्क डन नहीं हुआ, यहाँ वर्क डन 0 हो जाए। आपने फोर्स लगाया बट वर्क डन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ, क्योंकि बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ। तो बॉडी को डिस्प्लेस होना चाहिए तभी कहेंगे वर्क डन है। ऐसे समझ लो, एक एज्यूम करो कि तुम्हारे पास वाल है, वाल, ठीक है, वाल। अब वाल पर तुम फोर्स लगाओ, फील करो, वाल पर तुम फोर्स लगाओ, अपने पास के वाल पर फोर्स लगाओ, दोनों हाथों से लगाओ, जैसे भी लगाना है लगाओ। हाथ से ही वाल को चाहो कि वाल कहीं डिस्प्लेस हो जाए, तो जो वाल है वो तो डिस्प्लेस हो नहीं रहा। यदि आपने फोर्स लगाया भी होगा वाल पर तो डिस्प्लेस नहीं हो रहा है। तो क्या कहेंगे? आपके द्वारा वर्क डन हुआ? नहीं, आपके द्वारा वर्क डन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप जिस बॉडी पर फोर्स लगा रहे थे, वाल पर आप फोर्स लगा रहे थे, वाल डिस्प्लेस नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं हुआ, ठीक है ना। अब कोई बुक ले लो, अपने पास फील करो एक बुक होगा और बुक पर अपने उंगली से फोर्स लगाओ, ठीक। लगाने का फोर्स कोई और भी चीजें हो सकता है, पेन से लगाओ, जैसे भी फोर्स लगाओ। तो तुम बुक क्या करोगे? बुक पर यदि फोर्स लगाओगे देखोगे बुक डिस्प्लेस हो जा रहा है। मतलब यहाँ मान लो बुक है, ये बुक है हमारे पास, फील करना है, और बुक पर तुमने फोर्स लगाया, अपने हाथ से ही लगाया होगा, तो यहाँ आ गया, बुक यहाँ आ गया, यानी बुक डिस्प्लेस हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ से यहाँ तक। तो अगर पूछा जाएगा कि क्या आपने वर्क किया, आप कहोगे हाँ वर्क हुआ। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया। तो पार्टिकल जब डिस्प्लेस हो जाता है तो वर्क डन होगा। ये हमने लिखा है वर्क इज डन बाय ए फोर्स ओनली व्हेन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसेस मतलब
जिस पर फोर्स लगा रहे हैं वो डिस्प्लेस हो गया, तो कहेंगे वर्क डन हुआ। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, है ना। अब यहां देखो, सिंपल है, ये हमारे पास एक बॉडी है और बॉडी का मास क्या है, m। इस पर फोर्स अपन लगा लिए F। ठीक है। और ये बॉडी कहीं डिस्प्लेस होके इस पॉइंट पर आ गया, इस कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो वर्क डन हमको लिखना होगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे वर्क डन W इजकल टू फोर्स, है ना, फोर्स आई इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अलोंग द फोर्स। ठीक है ना। तो W इजकल टू आ गया, फोर्स तो हमारा पास क्या है, F है, तो हमने लिखा है F, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, S। तो ये आएगा W इजकल टू F इंटू एस, ये वर्क डन आ जाएगा W इजकल टू F इंटू एस। ठीक है। अच्छा अब देखो सेकंड पॉइंट, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट, हमने सरफेस ले लिया है, इस सरफेस पर एक बॉडी ले लिया जिसका मास है m, और इस पर अपन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F। क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये एंगल क्या बना रहा है, थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा, F cos थीटा। और इस वजह से पार्टिकल का मोशन जो होगा ये कहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो पार्टिकल यहां से यहां आ गया, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, मान लो एस, एस डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो वर्क डन जो हमको लिखना पड़ेगा किस फोर्स की, देखो एफ का दो कंपोनेंट आएगा, एक तो एफ कॉस थीटा, एक एफ साइन थीटा ऊपर। लेकिन हमको वो कंपोनेंट लेना है, फोर्स का वह कंपोनेंट लेना है जिस कंपोनेंट से पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आया है। तो पार्टिकल में डिस्प्लेसमेंट आया है एफ कॉस थीटा से, तो हमको वही फोर्स लेना हो। तो एफ कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब एफ कॉस थीटा आई इंटू एस। तो ये आ जाएगा हमारे पास एफ एस कॉस थीटा, ए डब्ल्यू का वैल्यू आएगा एफ एस कॉस थीटा, ये ध्यान रखना। तो यहाँ जो हमने देखा एफ एस कॉस थीटा, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, तुमको हमेशा वर्क डन में ही फार्मूला याद रखना है, डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, इधर अगर हम लिखना चाहें तो, और डब्ल्यू इक्वल टू, जैसे हमने वेक्टर में पढ़ा होगा, यहाँ रफ लिखते हैं, ठीक है ना, वेक्टर में पढ़ा होगा डब्ल्यू इज ए डॉट बी, ए डॉट बी इक्वल टू क्या लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, या फिर हम कह सकते हैं ए बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी। उसी तरह एफ एस कॉस थीटा को लिख सकते हैं एफ डॉट एस, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। डब्ल्यू इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा ध्यान रखना है, और वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो डब्ल्यू इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये दोनों वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, एफ डॉट एस। हमने इस फॉर्मूला से लिखा है, ए बी कॉस थीटा को लिख सकते हैं ए डॉट बी, उसी तरह एफ एस कॉस थीटा को लिख सकते हैं एफ डॉट एस। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। चलो तो हम लोग अब आगे देखते हैं।
ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव एंड निगेटिव वर्क। वर्क डन कब पॉजिटिव होगा और वर्क डन कब निगेटिव होगा, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले वर्क के बारे में कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। वर्क क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसका यूनिट जो होगा होता है जूल, ठीक है ना, जूल जे से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये एसआई यूनिट होता है, इन एसआई, एसआई यूनिट। सीजीएस में इसको इन सीजीएस, सीजीएस में जो होगा इसको डाइन सेंटीमीटर पढ़ते हैं या आर्ग पढ़ते हैं, डाइन सेंटीमीटर या फिर आर्ग, याज, इसको सीजीएस में पढ़ते हैं, ठीक है ना। 1 जूल इजकल टू होता है, ये ध्यान रखना है, 1 जूल इजकल टू होगा 10⁷ आर्ग, ये रिलेशन ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग लिखेंगे अदर यूजफुल यूनिट ऑफ वर्क इज, यूनिट ऑफ वर्क इज, ये होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ईवी से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। 1 EV इजकल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, इतना होगा, ये ध्यान रखना। 1 EV इजकल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल, ठीक है ना। नोट में हम लोग लिख लेंगे एक पॉइंट, और वो ये है कि वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स is path independent, path independent, मतलब पाथ पर डिपेंड नहीं करता। कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन जो होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसको आप नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं, ठीक है ना। इसको आप पहले नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, ए सर बॉडी डिस्प्लेस्ड, नहीं समझ में आया। बता रहे, ए बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, बता रहे बेटा, ए बॉडी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम ए इजकल टू, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 मीटर, 4 मीटर एंड 6 मीटर, है ना। ए इजकल टू 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, टू आरबी। आरबी का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 6i माइनस 4j, 6i माइनस 4j प्लस 4k, 4k, ये मीटर में है। इन मीटर अंडर ए कांस्टेंट फोर्स, under a constant force, F is equal to 2i plus 3j minus k,
है ना। उसी तरह ए से बी तक लेगा इस पाथ से, यहाँ W2 वर्क डन हो गया, ठीक है ना। और कुछ यहाँ W3 वर्क डन। हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है, सिंपल है, हमें क्या दिख रहा है कि वर्क डन जो है हम ए से बी पॉइंट पे ले गए, इस पाथ से ले गए तो वर्क डन W1 किया, इस पाथ से ले गए तो वर्क डन W2 किया, इस पाथ से ले गए तो वर्क डन W3 किया। हमको ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पाथ वाला है, थर्ड वाला पाथ जो दिख रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि इसमें ज्यादा वर्क डन हुआ होगा, क्योंकि ये पाथ लंबा कुछ दिख रहा है ना, हमें लग रहा होगा कि ज्यादा वर्क डन किया। हमने लिखा था, क्या स्टेटमेंट लिखा था कि वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट, यानी पाथ पर तो डिपेंड ही नहीं करेगा भाई। यदि कांस्टेंट फोर्स के द्वारा यहाँ जो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ गया, तो कोई ना कोई फोर्स लगा होगा, तभी तो यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ ना। यदि कांस्टेंट फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो पाथ पर डिपेंड ही नहीं करेगा, मतलब जो इसके द्वारा वर्क डन होगा। और ये लग रहा था कि ये बड़ा वर्क डन है, नहीं, पाथ पाथ से कोई मतलब ही नहीं है, यानी W1 W2 W3 सभी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ये सभी इक्वल हो जाएगा, पाथ पर डिपेंड करेगा ही नहीं। हाँ, ऐसे फील हो रहा है, हमको देखने से लग रहा है कि W3 ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा लंबा पाथ दिख रहा है। बट कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, जितना वर्क डन W1 उतना ही वर्क डन W, उतना ही वर्क डन W। यही बात हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस तो सर। कांस्टेंट पाथ के द्वारा वर्क डन, कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन पाथ से इंडिपेंडेंट, इसका ध्यान रखना, पाथ से इंडिपेंडेंट होता है। अब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं ना। सर 18 जूल आ रहा है। 18, वेरी गुड, इतना ही आना चाहिए, हम चेक कर लेते हैं अभी कैसे करेंगे इसको, हम लोग देख लेते हैं। देखो यहाँ हम लोग लिखते हैं, यहाँ क्या है, देखो सिंपल है, ये जो हमारे पास ए है और ये क्या है, बी है। तो सबसे पहले यदि कोऑर्डिनेट दिया है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट दिया है, ए का कोऑर्डिनेट दिया है, बी का पोजीशन दिया है, वेक्टर पोजीशन वेक्टर दिया है। तो भाई ए का कोऑर्डिनेट को सबसे पहले पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे, देखो हमने वेक्टर में पढ़ा है, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है जेड एक्सिस। एक्स की तरफ यूनिट वेक्टर होता है आई, वाई के अलाउंग यूनिट वेक्टर होता है जे, और जेड के अलाउंग यूनिट वेक्टर होता है के, है ना। अब हमें क्या करना होगा, आर ए निकाल लेते हैं, आर ए। जब भी हमको पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो क्या करेंगे, जो एक्स का कोऑर्डिनेट है, एक्स का कोऑर्डिनेट है उसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई होता है, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है आई, तो हो जाएगा 2 इंटू आई प्लस 4 है, 4 किधर है, वाई डायरेक्शन में, तो वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, जे, तो हो जाएगा 4 जे। उसी तरह जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, 6, तो 6 के। तो इस तरह हमको आर ए पता हो गया। आरबी भी हमको दिया हुआ है, आरबी कितना दिया हुआ है, 6i माइनस 4j प्लस 4k। तो हमें क्या करना होगा, हमें पोजीशन वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट ए बी, ए बी को क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू आ जाएगा आर बी माइनस आर ए, मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट ए बी इक्वल टू आएगा फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब हमें क्या करना होगा, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होगा, ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको देखो,
स्क्रीनशॉट ले लो इसका, हम दूसरे पेज पर चलते हैं ना। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर हमको क्या दिख रहा है, आरबी का वैल्यू दिया हुआ ए बी इजिकल टू डिस्प्लेसमेंट है। हम पिछला पेज पर चल के देखेंगे कि आरबी हमने क्या दिया। आरबी का वैल्यू दे 6i-4j प्लस 4k, देखो 6i-4j प्लस 4k, तो हम यहाँ लिखेंगे 6i-4j प्लस 4k, 6i-4j प्लस 4k और माइनस, बाकी हमने क्या निकाला था, देखो ए के लिए पोजीशन वेक्टर हमने निकाला था और ये आया था 2i प्लस 4j प्लस 6k, 2i प्लस 4j प्लस 6k, तो 2i प्लस 4j प्लस 6k, है ना। हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर लेंगे, 6i माइनस 4j प्लस 4k, ये हो जाएगा माइनस 2i और माइनस प्लस माइनस 4j और a माइनस ए प्लस माइनस 6k। तो 6i में से 2i माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 4i, 4j में से 4j माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस 8j, 4k में से 6k करोगे तो कितना आएगा बताओ, ए माइनस 2k। तो ए बी का तो वैल्यू ये आ गया। अब देखो, जब डिस्प्लेसमेंट हमको पता हो गया तो वर्क डन निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमको क्या दिख रहा है, फोर्स हमने निकाला है, फोर्स सॉरी फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है, फोर्स क्वेश्चन में दिया 2i प्लस 3j माइनस के, 2i प्लस 3j माइनस के, सॉरी माइनस के, ठीक है ना। डॉट ए बी का वैल्यू हमने निकाला है 4i माइनस 8j माइनस 2k ना। तो हमें क्या करना होगा, आई के कोफिशिएंट, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा हमने बताया है कि आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 2, यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 4, प्लस यहाँ जे कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 3, यहाँ जे का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है -8, प्लस यहाँ के का कोफिशिएंट -1, यहाँ के कोफिशिएंट -2। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो यह आ जाएगा 8 माइनस 24 और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, यानी आता है -14 जूल। तो यहाँ हम लिख सकते हैं वर्क डन W इजकल टू -14 जूल, -14 ये आ जाएगा वर्क डन। ठीक है भाई, यही हमको निकालना था कि कितना वर्क डन आएगा, सही है ना। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो, कंसेप्ट यही। बाय द वे नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया सर। अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, ए ब्लॉक ऑफ मास, a block of mass m is equal to 2 kg, m is equal to 2 kg is pulled by a force, is pulled by a force F is equal to 40 Newton, F is equal to 40 Newton upward, upward through height h is equal to 2 meter. Find the work done on the block, find the work done on the block, find the work done on the block by the applied force F, by the applied force F and its weight mg, and its weight mg.
mg। g का वैल्यू यहाँ लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एफबीडी बनाएंगे, देखेंगे किधर किधर वेट लगेगा, क्या लगेगा। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग रीड करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको देखते हैं कैसे करना है। चलो देखते हैं। हमारे पास क्या है समझना, यहाँ एक ब्लॉक है भाई, और मास कितना दिया है इसका बताओ, 2 kg, ठीक है ना। मास दिया 2 kg, तो वेट किधर लगेगा, डाउनवर्ड, 2g वेट लगेगा डाउनवर्ड। अपवार्ड जो है ना, अपवार्ड एक एक्सटर्नल फोर्स लगाए हैं 40 न्यूटन का, और ब्लॉक कहीं यहां आ जाता है। ये कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़े, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज पुल्ड बाय फोर्स F इक्वल टू 40 न्यूटन। 40 न्यूटन से हम लोग इसको ऊपर खींचते हैं अपवार्ड थ्रू हाइट 2 मीटर। कितना हाइट ऊपर जाता है, ये 2 मीटर हाइट ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, 2 मीटर हाइट। फाइंड द वर्क डन ऑन द ब्लॉक। हमको ब्लॉक पर वर्क डन निकालना है, किसके द्वारा निकालना है भाई, तो हमको निकालना है कांस्टेंट फोर्स के द्वारा, साथ ही साथ वेट के द्वारा। अच्छा अब देखो, ये पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन है, पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन, और जब हमने फोर्स लगाया तो पार्टिकल का फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मतलब ए से यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, और इसका डायरेक्शन हो जाएगा फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, मतलब अपवार्ड की तरफ, यानी डिस्प्लेसमेंट अपवार्ड हो जाएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपवार्ड होगा, क्यों, क्योंकि इनिशियल टू फाइनल होता है। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स की बात करें तो हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। एफ का वैल्यू कितना दिया, एफ का वैल्यू दिया 40 न्यूटन, हमने लिखा 40। एस कितना ऊपर जाता है, 2 मीटर, तो 2 मीटर कॉस। अब जो ये थीटा एंगल है, किसके किसके बीच का एंगल है, एफ और एस के बीच का एंगल है। तो एफ किधर लग रहा है, वो एफ देखो, एफ किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, अपवार्ड डायरेक्शन में, किधर, अपवार्ड डायरेक्शन। और एस भी अपवार्ड ही होगा, क्योंकि एस का डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल होगा, यानी अपवार्ड डायरेक्शन में एस भी होगा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए, तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो ये जो हमारे पास cos 0 तो 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आएगा 80 जूल। कितना जाएगा, 80। तो ये वर्क डन आएगा, वर्क डन बाई फोर्स, अप्लाइड फोर्स। अब अगला हम लोगों से पूछ रहा है, नेक्स्ट में हमसे पूछ रहा है कि वर्क डन बताइए वेट के द्वारा, ठीक है ना। तो हम यही लिख लेंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन तो सभी ने नोट कर ही लिया होगा। तो वेट के द्वारा यदि वर्क डन निकालना हो तो इसको हम हटा देते हैं, है ना। तो वेट के द्वारा वर्क डन, तो वेट हमें पता है, वेट कितना निकाले, 2g, क्या निकाले हैं, 2g। तो हमको वेट निकालना, वेट के द्वारा वर्क डन निकालना, तो वही फार्मूला यूज करेंगे, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है ना। एफ एस कॉस थीटा ये फार्मूला होता है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एफ एंड एस, एंगल बिटवीन एफ एंड एस। यहाँ लिख लेते हैं भाई, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ वर्क डन बाई वेट, वर्क डन बाई वेट मतलब mg के द्वारा वर्क, तो क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। तो यहाँ एफ की जगह mg हो जाएगा, ध्यान रखना, किस फोर्स के द्वारा निकाल रहे हैं, mg के द्वारा, तो एफ की जगह हो जाएगा mg इंटू एस कॉस। अब यहाँ देखो mg किधर लग रहा है, डाउनवर्ड, यहाँ देखो mg लग रहा है डाउनवर्ड, और एस किधर है, अपवर्ड। अपवर्ड। एस का डायरेक्शन अपवर्ड है, जबकि mg फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, यानी ये हो गया डाउनवर्ड, ये हो गया अपवर्ड। तो इस केस में 180 डिग्री एंगल हो जाएगा, यस 180 रखेंगे। तो m का वैल्यू 2, g का वैल्यू 10, s का वैल्यू 2, s मतलब यहाँ दिया हुआ है h, और cos 180 का वैल्यू हो जाएगा -1। ये कितना हो जाता है, -40 जूल। तो इस केस में आंसर जो होगा, किसके लिए, वेट के लिए -40 जूल होगा। वेट के लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, -40 जूल, ठीक है। तो हमें उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके यस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की बात करते हैं ना।
हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, टू इक्वल masses, 1 kg and 2 kg, 1 kg and 2 kg है ना, 1 kg and 2 kg are attached at two ends, are attached at two ends of a light inextensible string, of a light inextensible string, passing over a smooth pulley, passing over a smooth pulley, passing over a smooth pulley as shown in figure, as shown in figure है ना, as shown in figure. If the system is released from rest, if the system is released from rest, if the system is released from rest, find the work done by string, find the work done by string and both on the block, on both on the block, both on the block in 1 second, blocks in 1 second है ना। तो इसका फिगर हमको ड्रॉ करना होगा, तो हम लोग फिगर ड्रॉ करेंगे। यहाँ हमको लगता है कि दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे पास इधर जो है 2 kg है और इधर जो है 1 kg, 2 kg और 1 kg, ठीक है ना, यहाँ 1 kg है, यहाँ 2 kg, यही यही सिस्टम हमको दिया हुआ है और हमको जो है निकालना है। हम क्वेश्चन के वर्ड पढ़ के समझाते हैं। 2 इक्वल मासेज 1 kg, 2 अनइक्वल, नॉट इक्वल, अनइक्वल, ठीक है। 2 अनइक्वल मासेज 1 kg एंड 2 kg, 1 kg एंड 2 kg आर अटैच्ड एट टू एंड्स ऑफ ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। देखो इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, पुल्ली से पास कर रहा है, फिगर में दिया हुआ। इफ द सिस्टम इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, इसको हम लोग रेस्ट से छोड़ते हैं, तो वर्क डन बताइए, वर्क डन बाय स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के द्वारा वर्क डन दोनों ब्लॉक पर कितना होगा, ठीक है। तो इसको पहले क्वेश्चन को नोट कर लो, फिर आगे की बात करते हैं ना। हो गया सर। देखो अब जो हमारे पास है, यहाँ स्ट्रिंग है सर 1 kg पाया 200/9 प्लस 200, एक पाया -200/9। हाँ सही है सही है। तो यहाँ देखो, यहाँ हमारे पास ये थोड़ा सा से कर लें 1 kg और ये जो हमारे पास है 2 kg है ना। अब यहाँ देखो सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका एक्सेलेरेशन निकालते हैं। ये कहीं डाउनवर्ड आ रहा होगा ये एक्सेलेरेशन, ये कहीं अपवर्ड जा रहा होगा एक्सेलेरेशन, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्सेलेरेशन निकालना होगा, तो हम एक्सेलेरेशन में लिखेंगे ए इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन मास, ये हम बताए हुए न्यूटन लॉ में। ये हो जाएगा 2g और हो जाएगा -g अपॉन टोटल मास हो जाएगा 3, 2 + 1 3, तो इसका वैल्यू आता है g/3। तो एक्सीलरेशन हमको पता हो। अब इसका हमको टेंशन निकालना है। टेंशन कैसे निकालेंगे, किसी एक बॉडी का हम एफबीडी ड्रॉ कर लेते हैं ना,
1 kg, तो ये हो गया 1g, और इधर टेंशन लगेगा t, है ना, हो जाएगा t माइनस, ये अपवर्ड जा रहा है, तो t माइनस 1g इजकल टू, ठीक है, t माइनस 1g, इक्वेशन लिख रहे हैं, t माइनस 1g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास कितना दिया 1, मास इसका 1, तो ये हम लिखेंगे 1 इंटू एक्सेलरेशन है g/3, तो अगर हम t देखें तो g प्लस g/3, मतलब हो जाएगा 4g/3, ये आ जाएगा, ये टेंशन आएगा। अब देखो फर्स्ट 1 kg ब्लॉक पर हम वर्क डन निकालते हैं, 1 kg ब्लॉक पर टेंशन इधर लगेगा, और 1 सेकेंड में यह कितना डिस्टेंस कवर करेगा, ये कहीं ऊपर गया होगा तो 1 सेकेंड में मान लेते हैं इस डिस्टेंस कवर अपवर्ड, ठीक है ना, तो हम यहाँ से पहले एस निकाल लेते हैं ना, यहाँ से एस निकाल, एस इजकल टू हो जाएगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो इनिशियली तो रेस्ट में रहता है तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा, हाफ ए का वैल्यू हमने निकाला, देखो ए का वैल्यू कितना निकाले हैं g/3, और टी का वैल्यू 1, तो ये जो इसको सॉल्व करेंगे तो g/6 आएगा, g/6 एस का वैल्यू आ जाएगा, यानी ये पार्टिकल 1 kg अपवर्ड जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा g/6, उतना ही डिस्टेंस 2 kg ब्लॉक भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कवर करेगा, है ना, समझना, एस इजकल टू यूटी हाफ एटी स्क्वायर से हम निकाले तो क्या आया, एस का वैल्यू आएगा g/6, यानी क्लियर है कि 1 kg ब्लॉक अपवर्ड जा रहा होगा और 2 kg ब्लॉक डाउनवर्ड आ रहा है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया होगा g/6, तो अब हम लोग निकाल लें, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, अब निकालते हैं, तो अब हमको वर्क डन निकालना है तो लिखेंगे एफ एस कॉस थीटा, यहाँ 1 kg पर निकाल लें, 1 kg पर टेंशन अपवर्ड और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि 1 kg ऊपर जा रहा है, दोनों के बीच एंगल आएगा 0 डिग्री, एफ का वैल्यू हमने निकाला, एफ मतलब टी, टी एस कॉस थीटा, टी का वैल्यू हमने निकाला, टी का वैल्यू देख लेते हैं कितना आया था हमारे पास, तो टी का वैल्यू देखो यहाँ निकाले हैं, टी का वैल्यू कितना निकाले 4g/3, कितना निकाले हैं 4g/3, तो टी का वैल्यू आ गया 4g/3, एस का वैल्यू हमने निकाला है g/6 और कॉस 0 डिग्री, बोलो, तो ये जो हमारे पास आएगा 4i/g²/18, हो जाएगा 4 जी स्क्वायर का वैल्यू तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन 18, तो ये जो हमारे पास आएगा वर्क डन ये आ जाएगा, ये तो 400/18 हो जाएगा 200/9 जूल, 200/9 जूल, तो वर्क डन इस केस में 1 kg पर आएगा 200/9 जूल। अब हम 2 kg पर देख लेते हैं, है ना, ये 2 kg है, 2 kg पर टेंशन तो अपवर्ड लगेगा, टेंशन तो अपवर्ड लगेगा, देखो हमने बताया था टेंशन का डायरेक्शन हमेशा बॉडी से अवे लगता है, तो यहाँ 2 kg पर स्ट्रिंग पकड़ के चलो, बॉडी बॉडी से अवे ऊपर की तरफ जाना होगा, टेंशन का डायरेक्शन तो अपवर्ड हो जाएगा, लेकिन इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 2 kg है, इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो रहा है, क्योंकि ये बॉडी नीचे आ रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड हो, तो इसका वर्क डन हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा, एफ का वैल्यू तो टी हो जाएगा टी एस कॉस, और देखो फोर्स लग रहा है टेंशन अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड, यानी दोनों के बीच एंगल होगा 180 डिग्री, तो टी का वैल्यू हमने निकाला, टी का वैल्यू सेम आएगा 4g/3, एस का वैल्यू भी सेम होगा g/6 और cos 180 माइनस, तो इसको सॉल्व किए हैं तो यहाँ आया हुआ कितना 200/9, बस यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -200/9 जूल, यही वर्क डन आएगा, तो 2 kg पर वर्क डन होगा -200/9 जूल, और 1 kg पर वर्क डन होगा 200/9 जूल, मतलब 1 kg पर पॉजिटिव वर्क डन होगा और 2 kg पर निगेटिव वर्क डन होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, तो 200/9 1 kg और -200/9 यह जो हो जाएगा 2 kg पर होगा। हमें उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, बाकी की चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।